रिजल्ट कंक्लूजन। तो अभी हम इस पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से स्लाइड्स बनाई जाएंगी और कैसे उनकी ऑब्जर्वेशन ली जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। दिस इज सिंपली अ प्लेन स्लाइड। ये प्लेन स्लाइड है। हियर इस प्लेन स्लाइड को लिया आपने सबसे पहले, और इस प्लेन स्लाइड के लिए क्या करना है हमें। आई विल स्टार्ट विद पेज नंबर 5 से कैरी आउट द स्टेप 1 to 7 टू प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ ऑनियन टिश्यू। तो इस स्लाइड के ऊपर मैं एक ऑनियन टिश्यू के एक कंप्लीट स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। इस अनप्रिपेयर्ड स्लाइड को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। लेबल 1 ड्राई एंड क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड S1, पुट द स्लाइड ऑन अ पेपर टॉवल, put a few drops of sodium chloride solution S1 onto the microscopic slide, remove a piece of the onion tissue from S1, peel the inner epidermis। ये सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है उनको सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ये पेपर टॉवल आ गया है और ये मैंने स्लाइड ले लिया है। इस स्लाइड के ऊपर मैं S1 मैंने स्लाइड पे लेबल कर लिया और ये मैंने पेपर टॉवल पे रख दिया है। अब इसके ऊपर मुझे कहा जा रहा है कि S1 से दिस बीकर इज S1 दैट कंटेन्स ऑनियन टिश्यूज इन इट। सिमिलरली मैंने S2 नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट फिर S3 ले लिया है और उसके बाद मैंने S4 ले लिया है। तो बेसिकली सिर्फ रिड्यूस करने के लिए वीडियो के टाइम को और कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैंने ये वीडियो प्लान किया है। अच्छा, S1 के ऊपर वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपने ड्रॉप्स लेने हैं S1 के। तो ये मैंने ड्रॉपर में S1 लिया और ये स्लाइड पे ड्रॉप्स प्लेस कर दिए और स्लाइड को मैंने वापस से पेपर टॉवल पे रख दिया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट मुझे बोला जाता है कि रिमूव अ पीस ऑफ द ऑनियन टिश्यू फ्रॉम S1, पील ऑफ द इनर एपिडर्मस एज शोन इन फिगर 1.2। तो मुझे इसका इनर एपिडर्मस चाहिए। मैंने S1 में से एक ऑनियन टिश्यू लिया। इस ऑनियन टिश्यू का देखो बच्चे, दिस इज इनर एपिडर्मस एंड दिस इज आउटर एपिडर्मस। तो आपको इनर एपिडर्मस चाहिए, ये कॉन्केव साइड जो है इसका, इस वाले पार्ट में से इसको पील कर लेते हैं। सी, ये पूरा मैंने इसका एपिडर्मस निकाल लिया। ये इसका एपिडर्मस आ चुका है। इसे साइड पे रख देते हैं। ये एपिडर्मस आ गया। इस एपिडर्मस को स्लाइड पे ले लेते हैं लाइक दिस। अब देखो बच्चों, सी, ये एपिडर्मस हमने इस स्लाइड पे ले लिया। क्लियर है। अब क्योंकि इसका स्पेसिमेन का साइज बहुत बड़ा है, हम ये कर सकते हैं कि अपनी आसानी के लिए स्कैल्पल लेके और इसके एपिडर्मस का कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं। लाइक दिस। सी, मैंने एपिडर्मस को ब्रेक कर दिया। ये वाला एपिडर्मस मैंने साइड पे कर दिया। मैं या तो बीकर के अंदर ही डाल देता हूँ इसको वापस से, और ये मेरे पास स्लाइड पे स्पेसिमेन आ चुका है। अब जब मेरे पास स्पेसिमेन आ गया तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे स्पेसिमेन की स्लाइड बनानी है। इसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप वापस से S1 के डालेंगे और फिर स्लाइड बनाने के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए। दिस इज कॉल्ड कवर स्लिप। कवर स्लिप बहुत ही थिन सा, बहुत ही फ्रेजाइल से ग्लास होता है। ये बहुत ही बारीक सा। ये मैंने कवर स्लिप में से एक पीस निकाला और जो S1 का स्लाइड है इसमें जहाँ पे स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के ऊपर मैंने इस कवर स्लिप को ऐसे डाल दिया। सी, अब आपको दिख रहा होगा कि कवर स्लिप के नीचे ये स्पेसिमेन मेरा मौजूद है। दिस इज द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन आ गया। अब जो इसका रेस्ट पार्ट है वाटर का, हम उसे रिमूव कर देते हैं। यही हमने ब्लॉटिंग पेपर लिया और इससे स्लाइड के साइड पे जो एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव S1 सॉल्यूशन है, उसे इसमें से रिमूव कर देते हैं।
और ये हमारा S1 का स्लाइड रेडी है जिसके अंदर स्पेसिमेन मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही हमने S2 और S3 और S4 चारों सॉल्यूशंस के स्लाइड बना लिए हैं। तो अब मैं जैसे ही इसके स्लाइड कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशन के फेज़ में आपको लेके जाते हैं। अच्छा, देखते रहिए बच्चों, मैंने यहाँ पे S3 के अंदर स्पेसिमेन ले लिया और S3 का स्पेसिमेन लेने के बाद मुझे वापस से एक कवर स्लिप चाहिए और S3 के ऊपर भी एक कवर स्लिप लगाते हैं। S3 का स्लाइड रेडी। बिल्कुल ऐसे ही अब हम S4 का स्लाइड भी बना रहे हैं। Here I took the epidermis. ये मैं एक्सेसिव पार्ट को कट कर रहा हूँ ताकि हमें छोटा सैंपल मिले, छोटा स्पेसिमेन मिले जो कि हमारे कवर स्लिप के अंदर पूरा कंप्लीटली कवर हो जाए। अगेन आई टुक ए कवर स्लिप। और ये देखिए जनाब, हमने इस तरह से 3 स्लाइड्स बना ली हैं, S1, S3 एंड S4। तो ये तो बहुत आसान सा तरीका था स्लाइड मेकिंग का। स्लाइड मेकिंग आपको सिखा दी है। अब मैं इसका माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन जो भी होगा मैं आपसे वो अभी शेयर कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए अब मुझे जो है वो आई एम हेल्पलेस। मुझे रिमूव करना था अपना ये बेसिकली जो कैमरा है, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें किस तरीके से इन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स की ऑब्जर्वेशन बनानी है। ये अगर मैं किसी एक जगह पे फिक्स कर दूंगा कैमरा को तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों को दिखाना। तो एक इस चीज़ को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये कहलाते हैं बच्चों आई पीस। इनको आप मूव कर सकते हो अपने आइज़ के हिसाब से, ये एडजस्टेबल हैं। उसके बाद आ जाइए, ये स्टेज कहलाता है। दिस द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अच्छा, इस स्टेज की वर्किंग क्या है ये देखिए। ये पहले मैं इसका बटन ऑफ कर देता हूँ। अब इसका बटन ऑफ है। ये स्टेज का ये वाला पार्ट देखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड कोर्स एडजस्टमेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से आप क्या करते हैं देखिएगा, जब मैं कोर्स एडजस्टमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो आप ये देखें इसका स्टेज नीचे आ रहा है, और जब क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो इसका स्टेज ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से जब हम कोई ब्लर्ड इमेज रिसीव कर लेते हैं उसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट उस ब्लर्ड इमेज को क्लियर करने के काम आता है। ये उसको मज़ीद शार्प करता है। ओके फाइन। ये दो नॉब्स देखिएगा, ये दो नॉब्स होते हैं इस स्टेज को ऐसे मूव करने के लिए। तो ये टुवर्ड्स मी एंड अवे फ्रॉम मी, सी टुवर्ड्स मी, अवे फ्रॉम मी, एंड दिस वन साइड वाइज। ये स्लाइड को मूव करेगा और ये पूरे स्टेज को मूव करेगा। ओके फाइन, ये वर्किंग आपने देख लिया। अब दिस इज द स्लाइड होल्डर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी S1 स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं लेके आया, मैंने स्टेज पे रखा और स्लाइड इधर फिक्स करके और स्लाइड होल्डर को छोड़ दें। अब इसने स्लाइड को होल्ड कर लिया है। अब जब ये स्लाइड को होल्ड कर लेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लेंसेज दिख रहे हैं। दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये मूवेबल हैं, ये आप इसको मूव कर सकते हो लाइक दिस। अच्छा, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सी इट्स रिटर्न 10। तो ये 10 पावर विच इज़ लो पावर एंड दिस वन इज़ 40। तो ये 40 पावर हाई पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस और ये 10 पावर ये लो पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव लेंस मिलेंगे, एक लो पावर का और एक हाई पावर का। हम क्या करते हैं, पहले इसको लो पावर पे सेट कर लेते हैं।
देखिए ये इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट। अब ये लो पावर सेट है। लो पावर पे सेट करने के बाद हम इसे टर्न ऑन करेंगे। लाइट स्टार्ट हुआ। इधर से आप लाइट का इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, लो, हाई, लो। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सबसे पहले इसका डिस्टेंस मिनिमम करूँगा। और पहले ये देख लीजिए कि इसके ऊपर जो लाइट का स्पॉट आ रहा है, स्लाइड के ऊपर लाइट का एक स्पॉट आएगा और आप उस स्पॉट पे सबसे पहले अपने स्पेसिमेन को ले आइए। नाउ हियर आई कैन सी द स्पेसिमेन इज राइट ऑन द स्पॉट ऑफ द लाइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोर्स एडजस्टमेंट से इसका डिस्टेंस मिनिमम कर दूंगा, मिनिमम डिस्टेंस। और अब मैं इसको ऑब्ज़र्व करते हुए जाऊंगा जहाँ पे ये मुझे क्लियर इमेज दे दे। अब मुझे इसका डिस्टेंस क्योंकि मिनिमम है, इससे ज़्यादा कम करूँगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब आपने कोर्स एडजस्टमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि ये डिस्टेंस इसका बढ़े। क्लॉकवाइज से पहले आप इसका डिस्टेंस मिनिमम कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे आएंगे और स्लो स्लो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहेंगे। मैं ग्रेजुअली एंटी क्लॉकवाइज को स्लो स्लो मूव कर रहा हूँ। सी, और ये मुझे इसका इमेज मिल गया। देख सकते हो बच्चों, इसका एक इमेज मुझे मिल चुका है। मैं लाइट थोड़ा सा लो कर दिया, लाइट क्योंकि बहुत तेज़ था इस वजह से शायद विजिबिलिटी अच्छी ना बन रही हो। अब मैंने इसके अब ये मुझे इसके अंदर के सेल्स दिख रहे हैं। मुझे ये देखना है कि बेसिकली जो इसके सेल्स हैं, इसके सेल्स का अंदर क्या लेवल है प्लाज्मोलिसिस का या डीप्लाज्मोलिसिस का। अपना स्लाइड फोकस कर लिया। अब मुझे इसके अंदर सेल्स दिख रहे हैं। हो सकता है मैं इसके साथ कोई एक सपोर्ट के लिए कुछ क्लियर इमेजेस लेके, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, मैं कुछ क्लियर इमेजेस लेके इसके साथ वीडियो में शेयर कर दूं ताकि आपको S1, S2 और S3 तीनों के इमेजेस मिल जाएंगे। जब उन तीनों के इमेजेस मिल जाएंगे आपको, तो उसके बाद आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दिस वॉज द सिंपल टेक्निक टू यूज़ माइक्रोस्कोप। और उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बस इस तरीके से इस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में हमने चारों साइड्स की ऑब्जर्वेशन लेनी है। इसी वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो लिंक कर देता हूं जिसके अंदर शायद मैं इनके इमेजेस आपके साथ शेयर कर पाऊं, या इसमें दिखने वाले जो भी हमें कंडीशन है सेल्स की, वो आपके साथ मैं रेंडमली शेयर कर लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। और इसके अंदर बेसिकली जो ए पार्ट क्वेश्चन था, यू नीड टू डिसाइड विच ऑब्जेक्टिव लेंस यू विल यूज़ एंड डिसाइड द नंबर ऑफ सेल्स you will need to observe to give you confidence in your results. अच्छा, state the objective lens you will use and the number of cells you will observe. Explain how this will give you confidence in your results. अच्छा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, वन इज़ ×10 एंड वन इज़ ×40। तो 40 ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक तो लार्जर इमेजेस होंगे और हम उसके अंदर डिग्री ऑफ प्लाज्मोलिसिस को ईजिली चेक कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एरर था, मैंने उसको रिमूव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव लेंस ×40, नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, आप 5 सेल ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हाई पावर पे इसको देखेंगे तो तकरीबन 10, 12, 13, 13, 14 सेल्स आपको दिख जाते हैं। तो अगर हम 5 सेल्स बोलते हैं तो भी सही है, 6 सेल्स बोलते हैं तो भी सही है। अच्छा, जितना मतलब 5 is a good number. So if you are observing 5 cells, so we need to write about the degree of or the state of plasmolysis for 5 cells as well. तो अगर आप कोई बच्चा 10 सेल्स लिखेगा कि 10 सेल्स वो ऑब्जर्व करने जा रहा है, तो उसको फिर 10 सेल्स का स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस भी लिखना होगा। तो मेरा ख्याल है कि 5 इज़ अ गुड नंबर।
तो हम इसको देखते हैं कि आगे हमें इसको कंटिन्यू कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव लेंथ 40, नंबर ऑफ सेल्स 5 सेल्स, एक्सप्लेनेशन एट दिस पावर आई कैन सी कंप्लीट सेल्स एंड मोर देन वन विथ अ क्लियर पिक्चर। इसके आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो हमने एक ये वर्ड और लिख लिया कि बेहतर ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। अच्छा, यूजिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द नंबर ऑफ सेल्स यू डिसाइडेड इन A1, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स फॉर S1 दैट आर इन ईच स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस A, B, C एंड D। अच्छा, आप जानते हैं कि जो A, B, C और D है ये बेसिकली पेज 1 पे आपको कुछ स्टेट्स दी हुई थी प्लाज्मोलिसिस की। नो प्लाज्मोलिसिस, स्लाइड प्लाज्मोलिसिस, मोर प्लाज्मोलिसिस एंड कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस। तो अब जबकि मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने रैंडमली 4 सॉल्यूशन बनाए और उन सॉल्यूशंस से मैंने अपने तौर पे कुछ डेटा ऑब्टेन किया। अच्छा, वो जो डेटा है वो मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, एटलीस्ट बच्चा अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। उसका जो पिक्चर है S1, S2, S3, S4 तमाम सॉल्यूशंस का, वो इसी वक्त आपके स्क्रीन पे साथ साथ चल रहा है। उसको देखते हुए मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। अब जैसा कि आपको S1 स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो S1 के अंदर बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ कि सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ हद तक प्लाज्मोलिसिस हुआ है। अच्छा, अभी जो प्लाज्मोलिसिस है मुझे इसको देखना है कि कितना जो इसका वैक्यूल है वो कितना श्रिंक हुआ और इसके अंदर का जो भी कंटेंट्स हैं सेल के अंदर के, उन्होंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को किस हद तक छोड़ा है और वो रिड्यूस हुआ है उनका साइज। तो S1 के ऊपर अगर हम देखें तो हमें कुछ पार्शियल सेल्स दिख रहे हैं और कुछ कंप्लीट सेल्स दिख रहे हैं। इन कंप्लीट सेल्स में आई कैन एस्टिमेट 5 सेल्स अप्रॉक्सीमेटली, सिर्फ आइडिया के लिए। तो इन 5 सेल्स के अंदर मैं देखता हूँ कि मुझे इसके अंदर जो डिग्री ऑफ प्लाज्मोलिसिस दिख रहा है इन S1 के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये डिग्री ऑफ प्लाज्मोलिसिस C शेप से मैच कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये B से भी मैच कर रहा है। जाहिर सी बात है, उनको इस चीज़ को समझना है कि स्लाइड प्लाज्मोलिसिस और मोर प्लाज्मोलिसिस में क्या फ़र्क है। मोर प्लाज्मोलिसिस के अंदर आप देखेंगे कि गैप थोड़ा सा सेल्स के अंदर ज़्यादा है, जबकि स्लाइड प्लाज्मोलिसिस के अंदर ये सिर्फ माइनर थोड़ा सा यहाँ पे गैप मौजूद है, बिल्कुल हल्का सा। तो S1 स्लाइड जो मुझे दिख रही है, मुझे उसके अंदर मोर प्लाज्मोलिसिस दिख रहा है। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि एक आध सेल के अंदर स्लाइड प्लाज्मोलिसिस है, तो भी एग्जामिनर जो है वो इतना रिलैक्सेशन रखता है मेरे लिए कि मेरी बात को कंसिडर किया जाए। अब फॉर एग्जांपल ये जो S1 स्लाइड मुझे दिख रही है, अब इसके अंदर A डिग्री मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही। B और C डिग्री के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास C डिग्री के अंदर ज़्यादा सेल दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस फॉर 5 सेल्स। अब जाहिर सी बात है कॉलम 4 हैं और मुझे 5 सेल्स की ऑब्जर्वेशन लिखनी है, तो मैंने कहा कि मुझे 4 सेल्स दिख रहे हैं जिनके अंदर प्लाज्मोलिसिस C डिग्री का है। एक सेल मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसके अंदर डिग्री स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस B है। तो इस तरह से मैंने अपने 5 सेल्स की वैल्यू इसके अंदर लिख ली। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं जाऊंगा S2 के ऊपर। मैंने S2 का स्लाइड देखा। S2 के स्लाइड में मैं देखता हूं कि मुझे प्लाज्मोलिसिस इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे S2 मौजूद है, इसके अंदर अगर आप डिग्री देखेंगे तो बिल्कुल टॉप पे जो पिंक कलर का लेयर है सेल्स का, इसके अंदर एक सेल आप देखें कि वो बिल्कुल हमें स्लाइड प्लाज्मोलिसिस ये आपको दिख रहा है टॉप रो के अंदर एक सेल, और अगर आप बॉटम रो में आएंगे तो वहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा है। अब मुझे बताने हैं कि 5 सेल्स, तो मैं इसके जवाब को कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ। S2 के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 4 सेल्स जिनके अंदर स्लाइड प्लाज्मोलिसिस है और
एक सेल सॉरी मैं कहता हूं कि मुझे 2 सेल्स के अंदर मुझे 2 सेल्स में मुझे स्लाइड प्लाज्मोलिसिस दिखता है, और जबकि 3 सेल्स के अंदर मैं ये कहता हूं कि मुझे प्लाज्मोलिसिस नहीं दिख रहा। अब हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। तो जब स्लाइड 3 में देखता हूं तो स्लाइड 3 के अंदर मुझे दिखता है कि अप्रॉक्सीमेटली शायद किसी के अंदर कोई भी प्लाज्मोलिसिस हुआ ही नहीं। तमाम के तमाम सेल मुझे टर्जिड दिखते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो मुझे स्लाइड दिख रही है S3 की, इसके अंदर किसी डिग्री का प्लाज्मोलिसिस नहीं है, कोई स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस मौजूद ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द 5 सेल्स, तमाम के तमाम 5 सेल, मुझे इसके अंदर कोई प्लाज्मोलिसिस नहीं दिख रहा। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो आपको लास्ट स्लाइड दिख रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर S4, इस S4 के अंदर मुझे 5 सेल दिखते हैं। तो मैं इनमें क्लियरली बोल सकता हूँ कि 5 के 5 सेल मुझे सीवियर प्लाज्मोलिसिस नज़र आते हैं, कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस दिखते हैं। तो मैं 5 सेल्स ऑल टुगेदर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल द 5 सेल्स दे शोड कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको रीराइट कर लिया है। पहले पेंसिल से लिखा था, प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि शायद वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, तो अब मैंने इसको क्लियरली पेन से लिख लिया है। ये तमाम डेटा आप लोगों के सामने है, ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। Solution S1 is 0.50 moles per decimeter cube. S2, S3 and S4 are 1 mole per dm cube, 0.25 mole per dm cube and 0.00 moles per decimeter cube, but not necessarily in that order. Using your results in A2, identify the concentration of sodium chloride solution in S2, S3 and S4. अच्छा, S1 का मुझे बताया जा चुका है कि 0.5 मोल पर dm क्यूब है। एक बात याद रखिए कि 0.5 से कम 0.25, 0.00, टू सॉल्यूशंस आर लेस देन 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड वन इज मोर देन 0.5 मोल पर decimeter cube. So what we can say that the solution in which we obtain the complete plasmolysis, it was solution S4. Like all the 5 cells they were observed with complete plasmolysis. तो एक बात हम for sure गारंटी से कह सकते हैं कि S4 जो है बेसिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें प्रेडिक्ट करनी है 1.00 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये बात हम कह सकते हैं। अच्छा, S2 और S3 की बात कर लेते हैं। अब 1 इज़ 0.00 एंड 1 इज़ 0.25। 0.00 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब उस सॉल्यूशन को कहा जा सकता है कि जिसके अंदर हमने 5 के 5 सेल कहा कि उसमें हमें कोई प्लाज्मोलिसिस नहीं दिखा। इट वॉज S3. So we can say S3 had 0.00 mole per dm cube. It was the concentration. अब हमारे पास S2 रह गया है। S2 की जाहिर सी बात है 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन होगी। आई होप you all got the point. अब next part, use a sharp pencil for drawings. You are expected to draw the correct shape and proportions of the different cells. Observe the onion cells on the microscope slide you labeled as 4. Select 4 adjacent touching cells with at least 2 cells showing plasmolysis. Make a large drawing of these 4 cells. Use one rule label line and label to identify the cell surface membrane of one cell. अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ पे सेल की डायग्राम्स बनानी है, सेल के इमेजेस बनाने हैं। तो वो किस तरीके से बनाएंगे बच्चों? 4 सेल्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो देखिएगा, ड्राइंग के कुछ रूल्स होते हैं कि आपके पास ब्रोकन लाइंस नहीं होनी चाहिए, नो ब्रोकन लाइंस। दूसरा पॉइंट, नो ओवर लैपिंग। नंबर 3, नो uneven
रेशोज़। अभी रेशोज़ की क्या बात हो रही है? मिसाल के तौर पे अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है और पूरे कंप्लीट सेल का जो थिकनेस है, उनका एक प्रोपोर्शन, एक रेशो हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर किसी एक ऑब्जेक्टिव लेंस में हमारे पास आईपीएस ग्रेटिक्यूल ऑक्यूलर लगा हुआ होता है। उस ऑक्यूलर से हम ये रेफरेंस ले सकते हैं कि हाउ मैनी ऑक्यूलर डिविजन्स covers the difference between two lines of the cell, which is one cell membrane and the other is cell wall, and what is the total number of marking of the ocular that cover the complete width of the cell। तो अगर ये कंपैरिजन अगर आप एक दफ़ा सीख जाएंगे, उम्मीद है इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो बना लेंगे, उस कंपैरिजन को अगर आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह इस वाले पॉइंट को आप बहुत आराम से समझ जाएंगे, नो अनइवन रेशियोज। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, नो अनइवन थिकनेस। इसका मतलब क्या है? नो अनइवन थिकनेस का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि एक लाइन ऐसा थिन आ रहा है और बाद में यही लाइन ब्रॉड हो जाए। मतलब एक थिन लाइन आया और बाद में ये लाइन मुझे ब्रॉड दिखता है, पहले थिन और बाद में ब्रॉड। ये एरर भी आमतौर पे बच्चों की वर्किंग के अंदर आ जाते हैं, तो हमें इससे भी अवॉइड करना है। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं सेल को। एक ही दफ़ा पेंसिल को स्टार्ट करेंगे और एक ही दफ़ा पेंसिल को रोकेंगे, सही है। लेट अस ड्रॉ द सेकंड सेल। अब हम यहाँ पे एक तीसरा सेल ड्रॉ कर लेते हैं और लास्ट में हम चौथा सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 4 सेल्स ड्रॉ कर लिए। मेक श्योर कि कहीं पे भी जब ये 2 लाइंस मिल रही हों, यहाँ पे कोई ब्रोकन लाइन नहीं होगी, कोई ब्रोकन लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइंड फाइन एंड होना चाहिए, फाइन एंड होना चाहिए। यहाँ पे फाइन एंड, कोई भी ब्रोकन नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसका सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे। इसका जो थिकनेस है वो इवन होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक पॉसिबल हो। विड्थ इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे 2 सेल्स मिलते हैं वहाँ पे आप हमेशा 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। पेंसिल आपका शार्प होना चाहिए और बिल्कुल तहम्मुल से बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग आपकी होनी चाहिए। इस तरीके से हम ये चारों सेल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये लास्ट सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं थिकनेस इसका इवन होना चाहिए। थिकनेस बहुत मैटर करता है, थिकनेस इसका इवन होना चाहिए। और अगर आप कहीं से किसी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका बहुत ही फाइन एंडिंग करेंगे। बहुत ही फाइन एंडिंग की ज़रूरत है आपको, लाइक दिस। इस तरीके से आपने इसके 4 सेल बना लिए। अच्छा, उसके बाद ये आपको बोलता है कि यूज़ 1 रूल लेबल लाइन एंड लेबल टू आइडेंटिफाई द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ 1 सेल। तो आपने इसके अंदर जो भी सेल मेम्ब्रेन है, स्केल लेके स्केल से आपने सेल मेम्ब्रेन को लेबल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है। सेल मेम्ब्रेन इनर वन एंड सेल वॉल आउटर वन। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे लेबल कर देना है रूल से लाइन ड्रॉ करके। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
A student investigated the effect of different concentration of sucrose solution on piece of potato tissue. Each piece of potato tissue was cut to exactly 50 millimeter in length and had a cross-sectional area of exactly 10 millimeter by 10 millimeter. Each piece of potato tissue was put into a different concentration of sucrose solution. After 1 hour, the length of each piece of potato was measured. The results of the student investigation are shown in table 1.2. These were the concentrations of sucrose solution and it was the change in the length. Positive 2.5 means there was an increase in the length, and negative 0.5 means there was a reduction in the length of the potato tuber from its initial length. Describe the pattern of water movement shown in table 1.2. तो आप बिल्कुल एक सिंपल सा बात बोलेंगे कि 0.4 के ऊपर नो चेंज इन द लेंथ. इट मीन्स वी कैन से द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.4 mole per decimeter cube where no exchange of water took place. ना ही पानी सेल के अंदर जाता है, ना ही पानी सेल से बाहर जाता है. At 0.4 mole per decimeter cube no change in length occurs. तो इससे ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे कम होती है तो पानी सेल के अंदर मूव होता है. into the cell into the cell. That's why the length was increased. और अगर हम 0 से कॉन्सेंट्रेशन को 0.4 से बढ़ाते हैं, 0.4 या 0.6 करते हैं, तो वाटर आउट ऑफ द सेल. तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी. अब वो बोलते हैं डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ वाटर मूवमेंट शोन इन टेबल 1.2. तो इस पैटर्न को हम बहुत आराम से डिफाइन कर देते हैं. नो नेट मूवमेंट at 0.4 mole per decimeter cube sucrose solution below this the cells gain water. For example, at 0.2 mole per dm cube and below. Above 0.4 mole per decimeter cube, the cells lost water into the external. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अगले पार्ट पे हम आ जाते हैं. Using your knowledge of water potential, explain the result at 0.2 moles per decimeter cube. अच्छा, इसका सिंपल सा और आसान सा जवाब लिखते हैं कि the water potential of the potato cells. अच्छा, क्योंकि 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे आप देखेंगे कि इसका वैल्यू था पॉजिटिव 1.5 मिलीमीटर का इसके अंदर चेंज आया. इट मीन्स कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन से वाटर प्लांट के सेल के अंदर मूव हुआ. तो हम लिखने जा रहे हैं इसी चीज़ को इन वर्ड्स. द वाटर पोटेंशियल ऑफ द पोटैटो सेल इज लोअर देन 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब.
since the water moved in to the cell by ऑस्मोसिस। तो ये इसका जवाब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। The student decide to compare the effects of different concentration of sucrose solutions using a different type of potato. Complete table 1.3 to suggest how 3 variables would need to be standardized. अच्छा ना, इसका कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। पटेटो जो सैम्पल है वो एक वेरिएबल हो सकता है कि इट शुड बी टेकन फ्रॉम द लाइक द 3 सैम्पल्स और 4 सैम्पल्स शुड बी टेकन फ्रॉम द सेम पटेटो। द एज ऑफ द पटेटो शुड बी सेम इफ़ दे आर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट पटेटोज। आप टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं, आप वॉल्यूम ऑफ सक्रोज सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, आप टाइम के बारे में बता सकते हैं, जो चीज़ चाहें आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं पटेटो। वेरिएबल इज़ पटेटो। Potato is the variable. Should be of same age। एक बात ये लिखी जा सकती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे कि samples should be taken from the same source। इन दो में से कोई भी एक पॉइंट लिख देंगे, वैलिड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। टाइम सैम्पलिंग टाइम should be same for each sample। ये जवाब लिखा जा सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर पे आ जाते हैं। टेम्परेचर the experiment should be performed at a constant temperature using a thermostatically controlled वाटर बाथ। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई बच्चा वॉल्यूम लिखना चाहे तो वो भी आंसर हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ द सक्रोज सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सक्रोज सॉल्यूशन इसे भी लिया जा सकता है। और अगर इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो लिखेंगे सेम वॉल्यूम बाय यूजिंग ब्यूरेट सिरिंज। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे सारी वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आए, तो काइंडली आप मैसेज के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।